Hello students, this is Digambar Singh and I welcome you to my YouTube channel. Today I am going to discuss one more topic and I have written over here on the board. कंजंक्शन, जिसे हम हिंदी में समुच्चय सूचक अव्यय कहते हैं। समुच्चय को कहते हैं जोड़ने वाला। तो ये एक ऐसा अव्यय होगा जो जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा वो? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। तो ये जो अव्यय होता है ये क्या करता है? दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। व्यूअर्स, यदि आपको वर्ड्स का पता नहीं है तो वर्ड किसे कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच रिफ्लेक्ट्स अ कंक्रीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड वर्ड। इसका अर्थ ये हुआ कि शब्द वो शब्द अक्षरों का एक ऐसा समूह होता है जो एक स्पष्ट अर्थ व भाव व्यक्त करता है। जैसे किसी का नाम राम है तो वो किसी व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है। जैसे इज है, गुड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अर्थ भी व्यक्त करते हैं और भाव भी व्यक्त करते हैं। तो वर्ड्स का तो आपको पता होगा। फ्रेजेस, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है वाक्यांश। जैसे आपने देखा होगा कि ऑन द बोर्ड, ऑन द मैट, इन द रूम, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो एक सेट के रूप में एक अर्थ को व्यक्त करते हैं, एक स्पष्ट अर्थ को व्यक्त करते हैं। और क्लॉजेस क्या होता है? क्लॉजेस एक तरह का सेंटेंस होता है, लेकिन इसको हम सेंटेंस इसलिए नहीं कहेंगे। कभी कभी जो क्लॉजेस होते हैं वो एक स्पष्ट अर्थ तो व्यक्त करते हैं लेकिन भाव व्यक्त नहीं करते हैं। और कभी कभी क्लॉजेस, कुछ क्लॉजेस ऐसे होंगे जो स्पष्ट अर्थ व भाव दोनों को व्यक्त करते हैं। और सेंटेंसेस, तो आपको सेंटेंस की डेफिनेशन आपको पता होगी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच रिफ्लेक्ट्स अ कॉन्क्रीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो वाक्य क्या होगा? जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ये दोनों शब्द उसमें होने चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिनकी मदद से हम कंजंक्शन को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। पहला एग्जाम्पल है, विजय एंड दिनेश आर प्लेइंग क्रिकेट। विजय और दिनेश क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो विजय है वो नाउन है और दिनेश वो भी नाउन है, यानी शब्द है वो। तो विजय शब्द को दिनेश शब्द से एक शब्द जोड़ा है जो एंड है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का काम शब्दों को जोड़ना है। दूसरा देखिए, यू एंड आई आर स्टूडेंट्स। यू भी प्रोनाउन है और आई भी प्रोनाउन है। इन दोनों को जोड़ने का काम एंड कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी कंजंक्शन है। तो यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ने का काम एंड कर रहा है। तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। अब यहाँ देखिए, जो मेंढक होता है वो पानी में भी और जमीन में भी रहता है। तो यहाँ देखें, वाटर एक नाउन है और लैंड भी नाउन है, लेकिन उससे ठीक पहले एक शब्द आया है इन वाटर और ऑन लैंड। तो यहाँ पे दो शब्द बन के एक फ्रेज बना रहे हैं और ऑन के साथ लैंड जोड़ के एक फ्रेज का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे इन वाटर और ऑन लैंड को जोड़ने का काम एंड कर रहा है, जो दोनों फ्रेज हैं। ये भी फ्रेज है और ये भी फ्रेज है, और एंड जो है ये कंजंक्शन हो गया। यहां देखिए चौथे में, ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब यहां देखिए, ही वॉज सो इंटेलिजेंट, वह इतना बुद्धिमान है कि ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसे पहला पुरस्कार दिया गया या वह पहला पुरस्कार जीता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं। ही वॉज सो इंटेलिजेंट, ये जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और
ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये भी एक क्लॉज है लेकिन ये डिपेंडेंट है, ये इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे आश्रित है, ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए इस पे निर्भर करता है या इस पे आश्रित होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट और इसे हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। तो ये भी पूरा क्या है, ये क्लॉज है, ये पूरा क्लॉज है। और ये भी दूसरा ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये भी अपने आप में क्या है, क्लॉज है। तो दो क्लॉज को जोड़ने का काम दैट कर रहा है, तो दैट क्या होगा यहाँ पे, कंजंक्शन। नाउ वी मूव ऑन टू फिफ्थ सेंटेंस एंड इट इज हियर, ही इज स्लो बट ही इज स्टडी। ही इज स्लो, ये एक सेंटेंस है, और कौन सा सेंटेंस है, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज, पीसी लिखा मैंने यहाँ पे। ही इज स्टडी, ये भी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और इन दोनों क्लॉजेस को, इन दोनों इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ने का काम एक शब्द कर रहा है बट, और जो जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। एक बार हम दोबारा देखते हैं, पहले सेंटेंस में विजय और दिनेश को जोड़ने का काम एंड कर रहा है, दूसरे में यू एंड आई का जो मेल है या जो जोड़ने का काम कर रहा है वो एंड कर रहा है। तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि इन वाटर और ऑन लैंड को जोड़ने का काम एक शब्द एंड कर रहा है। चौथे में देखें, ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, यहाँ पे दैट इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और लास्ट जो सेंटेंस है उसमें दो सेंटेंसेस हैं, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज हैं, उनको जोड़ने का काम एक शब्द बट कर रहा है, इसलिए उस क्या होगा, कंजंक्शन होगा। तो पहले में एंड, दूसरे में भी एंड, तीसरे में एंड, चौथे में दैट और पांचवे में बट, ये कंजंक्शंस हैं। आज मैं कंजंक्शन का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने कंजंक्शन की डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताए। आज हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस पढ़ते हैं कि जो कंजंक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि आजकल रील और शॉर्ट्स का ज़माना है, तो मैंने सब कुछ यहाँ लिख के रखा हुआ है ताकि मेरी जो वीडियो है वो लंबी ना बने। तो देखिएगा, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, मुख्य रूप से दो प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। पहला जो कंजंक्शन का प्रकार है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और दूसरा जो है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इसके फिर सब काइंड हैं। पहला इसका सब काइंड है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, दूसरा है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, तीसरा है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, चौथा है इलेटिव कंजंक्शंस। ये तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के चार सब काइंड हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के हम कुछ काइंड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। आपने यदि मेरी एडवर्ब की वीडियो देखी होगी तो एडवर्ब, जिस प्रकार के एडवर्ब के काइंड होते हैं, कुछ उसी प्रकार के काइंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के होते हैं। तो पहला इसका सब काइंड है कंजंक्शंस ऑफ टाइम, कंजंक्शंस ऑफ रीजन, कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट, कंजंक्शंस ऑफ पर्पस, कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन, एंड लास्ट कंजंक्शंस ऑफ मैनर। तो ये इतने प्रकार के कंजंक्शंस हमारे इंग्लिश ग्रामर में है। इसके बाद हम एक एक करके इन कंजंक्शंस को पढ़ते हैं। पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात करेंगे, उसमें जो उसके चार सब काइंड हैं उसको हम पढ़ते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले हमने जो कंजंक्शन है उसका पूरा क्लासिफिकेशन देखा, उसके काइंड और सब काइंड्स देखे। तो पहला जो उसका काइंड है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हम हिंदी में अगर कहें तो समानपदीय समुच्चय सूचक अव्यय इसको कहा जाएगा हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे लिखा गया है, द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड टू जॉइन टू इक्वल
रैंकिंग, टू इक्वल रैंकिंग वर्ड्स, दो समान श्रेणी के शब्दों को, फ्रेजेस वाक्यांशों को, क्लॉजेस उपवाक्यों को, और सेंटेंसेस और वाक्यों को। तो इनमें जो भी वर्ड होंगे वो इक्वल रैंक के होंगे, समान रैंक के होंगे, जो भी फ्रेजेस होंगे वो भी समान होंगे, जो क्लॉजेज होंगे वो भी समान होंगे। समान का अर्थ यहाँ पे ये है कि उनका जो रैंक होगा वो इक्वल होगा, और जो सेंटेंसेस होंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे, श्रेणी के हिसाब से वो भी क्या होंगे, समान होंगे। अब यहाँ पे दो मैंने उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिटेल में हम इसके जब सब काइंड पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी दो यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, वीना एंड हरीश वेंट टू आगरा। अब यहाँ देखिए बीना और यहाँ पे हरीश है, तो वीना और हरीश इक्वल रैंक के वर्ड हैं, और उसको जो जोड़ने का काम कर रहा है वो कर रहा है एंड। तो एंड क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दूसरा देखिए, ही इज पुअर इंडीड बट हिज कैरेक्टर इज स्पॉटलेस। वह वास्तव में गरीब है लेकिन जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका चरित्र है, वो बेदाग है। तो यहां देखिएगा आप, ही इज पुअर इंडीड, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये भी एक हिज कैरेक्टर इज स्पॉटलेस, ये भी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और इसको जोड़ने का काम कर रहा है बट। तो बट यहां पे क्या हो गया, इस दूसरे एग्जांपल में बट जो है वो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो मुझे लगता है कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को समझ गए होंगे। इसके जब हम चार सब काइंड्स पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, पहला इसका जो सब काइंड है वो है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। इसको कहीं कहीं पे आपको देखने में कॉप्युलेटिव कंजंक्शन भी इसको किसी किसी किताब में आपको देखने को मिल सकता है, कॉप्युलेटिव। तो ये क्या काम करता है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है, ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ऐड करने का काम करता है। यहां पे देखिएगा कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द होंगे जो क्यूमुलेटिव या कॉप्युलेटिव कंजंक्शंस कहलाएंगे। वो हैं एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये जो शब्द हैं ये जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिएगा, पहला जो एग्जाम्पल है यहां पे, राकेश वॉज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड। राकेश को न केवल जुर्माना हुआ बल्कि उसे जेल भी हुई। तो उसको बोथ यानी उसको दोनों हुई, क्या क्या हुई इसके साथ, उसको फाइन भी पड़ा और उसको जेल भी हुई। दूसरा, ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट पोएट बट ऑल्सो अ ग्रेट म्यूजिशियन। वह न केवल एक महान कवि था अपितु एक महान संगीतकार भी था। अब यहां देखिएगा आप कि जो ये नॉट ओनली है और बट ऑल्सो है, ये कहीं कहीं पे आपको कोरिलेटिव कंजंक्शंस की श्रेणी में भी आते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग हैं। ये नॉट ओनली आएगा तो बट ऑल्सो उसके साथ जरूर आएगा। तो ये जो है, ये कुछ उदाहरण जैसे बोथ एंड हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के भी उदाहरण। व्यूअर्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का दूसरा जो सब काइंड है वो है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ऑल्टरनेटिव बना है ऑल्टरनेट से, यानी विकल्प से, ऑप्शन से। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन चॉइस चूज करने का होगा, चयनात्मक जिसे कह सकते हैं हम। जो चेन के जो समुच्चय सूचक अव्यय होते हैं वो इस कंजंक्शन के अंतर्गत आएंगे। देखिए कौन कौन हो सकते हो, और, आइदर और, नाइदर नॉर। इसको ईदर भी पढ़ते हैं और इसको नीदर भी पढ़ा जाता है, दोनों सही हैं। अदरवाइज एल्स। तो यहां देखिएगा दो एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल्स है आइदर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस।
या तो वो पागल है या वह पागलपन का क्या कर रहा है, ढोंग कर रहा है या नाटक कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे आइदर जो है ना उसके साथ और एक साथ तो नहीं आया है, लेकिन शुरुआत में आइदर आया है तो उसके साथ और आएगा ही आएगा। दूसरे में देखिए वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज यू विल नॉट पास, वरना तुम पास नहीं हो पाओगे। तो यहां पे देखिएगा कि वर्क हार्ड को यू विल नॉट पास से एक शब्द क्या कर रहा है, उनको ज्वाइन कर रहा है, उनको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा और ये क्या कर रहा है, एक चॉइस दे रहा है, या तो कठिन परिश्रम करो, नहीं तो अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे, पास नहीं होगे यानी फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे एक चॉइस दी जा रही है। और पहले वाले में देखिए आप कि या तो वो पागल है या वह पागलपन का नाटक कर रहा है। तो यहाँ पे और जो आइदर है ये क्या है, ये दोनों क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है। इन दो कंजंक्शंस को इससे पहले जो मैंने सब काइंड पढ़ाया था, क्यूमुलेटिव और ऑल्टरनेटिव, ये दरअसल कोरिलेटिव कंजंक्शंस के दो सब काइंड हैं। तो आजकल कोरिलेटिव का ज्यादा प्रचलन नहीं है, उन दोनों का जो सब काइंड है वो ये है दोनों, क्यूमुलेटिव और ऑल्टरनेटिव। व्यूअर्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ये तीसरा सब काइंड है और उसका जो नाम है वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव बना है एडवर्स से, एडवर्स मीन्स होता है विपरीत या विरोध। तो ये कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होंगे, ये वाक्य में विरोधाभास भी की स्थिति भी पैदा कर रहे होंगे। जैसे कुछ वर्ड हैं जो इन कंजंक्शंस के अंतर्गत आएंगे, जैसे बट हो गया, स्टिल हो गया, येट हो गया, नेवरदलेस हो गया और वाइल हो गया। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो यहाँ पे जो बट है ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। और दूसरे एग्जाम्पल में देखिएगा, इंडिया वांट्स पीस वाइल चाइना वांट्स वॉर। इंडिया जो है वो शांति चाहता है, चाइना युद्ध चाहता है। तो ये जो वाइल है इसका अर्थ होता है जबकि, ये विरोध का भाव भी व्यक्त कर रहा है। भारत शांति चाहता है जबकि चाइना युद्ध चाहता है। तो पहले सेंटेंस में बट और दूसरे सेंटेंस में वाइल, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ये मतलब उसका सब काइंड है। व्यूअर्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसका जो चौथा काइंड है वो है इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव मीन्स होता है परिणाम बताने वाले। तो परिणाम बताया जा रहा होगा इसमें। चलो देखते हैं कौन कौन से वर्ड इसमें आएंगे। फॉर हो गया, देयरफॉर हो गया, सो, कॉन्सिक्वेंटली, ये कुछ शब्द हैं जो इलेटिव कंजंक्शंस कहलाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। पहला है राधिका विल पास, फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड। राधिका पास होगी, कारण क्या है भाई कि सी वर्क्स वेरी हार्ड, उसने वह कठिन परिश्रम करती है। तो यहाँ पे जो फॉर है ये क्या है, ये परिणाम बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है। दूसरा देखिए, रमेश वॉज फाउंड स्टीलिंग एंड देयरफॉर ही वॉज अरेस्टेड। रमेश को चोरी करते हुए पकड़ा गया या पाया गया, एंड देयरफॉर और इसलिए या इस प्रकार ही वॉज अरेस्टेड, इसलिए उसे अरेस्ट किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया या वह इसलिए गिरफ्तार हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये देयरफॉर है, ये परिणाम बता रहा है। देयरफॉर और फॉर ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो परिणाम को शो कर रहे हैं, रिजल्ट को शो कर रहे हैं, इसलिए इनको कहेंगे हम इलेटिव कंजंक्शंस। तो व्यूअर्स, मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के चारों काइंड्स बता दिए हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेट्स सी इट्स डेफिनेशन फर्स्ट। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इसकी।
These conjunctions are used to join a subordinate clause to a principal clause. स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन का अर्थ हिंदी में कुछ इस तरह से होगा, वे कंजंक्शंस जो यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, किस किस को, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शंस का यूज किया जाता है उन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। तो इसमें दो शब्द आपको नए दिख रहे होंगे, पहला शब्द है सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा है प्रिंसिपल क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम दूसरे शब्दों में डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज को हम या तो मेन क्लॉज कहते हैं या हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो दो क्लॉज होंगे लेकिन ये अलग अलग होंगे, एक सबऑर्डिनेट होगा और एक प्रिंसिपल होगा। तो कैसे हम जानेंगे कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कब कैसे हम ये जानेंगे ये प्रिंसिपल क्लॉज है। दोनों में सब्जेक्ट होगा, वर्ब भी होगी, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज पर अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए निर्भर रहता है, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज के बिना उसका अर्थ अधूरा रहता है। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो एक तरह का सेंटेंस होता है, ये अपने आप में पूर्ण होता है। हम दो एग्जाम्पल्स को इसमें देखेंगे और हम आसानी से उसका आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके अंत में मैं एक और आपको तरीका बताऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स नंबर 1, Bharat was fined as he came late। भरत कोई लड़का है, भरत को फाइन किया गया, कारण क्या था, he came late, बहुत देर से आया। अब यहां देखिए आप, जो ये एज है ये भरत was fined को he came late से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये जो एज है, एज के बाद का जो ये है ये क्लॉज है। देखिए सर, वो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, यहां भी सब्जेक्ट है और यहां वर्ब है, ये दोनों वर्ब है, समझिए ये हेल्पिंग और ये मेन वर्ब। तो दोनों एक तरह से देखा जाए तो दोनों सेंटेंस हैं, लेकिन ये जो क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जो है ही केम लेट ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं हम, इफ शी कम्स आई शैल मीट हर। हियर आर टू क्लॉजेस, शी कम्स एंड आई शैल मीट हर। और इस शी कम्स के शुरू में इफ कंजंक्शन लगा हुआ है। कंजंक्शन का अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा बीच में ही आए, कंजंक्शन शुरुआत में भी हो सकता है और बीच में भी, दो क्लॉजेस के बीच में भी आ सकता है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के शुरुआत में भी ये आ सकता है। तो यहां देखिए, शी कम्स वह आएगी, आई शैल मीट हर मैं उससे मिलूंगा। तो यहां देखिएगा, इफ के बाद जो क्लॉज शुरू होगा वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, SC लिखा मैंने, आप समझ जाइए, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और ये जो है आई शैल, ये वाला जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, PC। तो इनको जोड़ने का काम इफ कर रहा है, हालांकि वो इस सेंटेंस के शुरुआत में इसका आगमन हुआ है या यह प्रयुक्त हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और दूसरे में देखा हमने इफ जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है। तो एज और इफ क्रमश है, दोनों क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन देख चुके हैं, उसके दो उदाहरण भी हमने देखे।
अभी हम सब काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पढ़ते हैं। वो कौन कौन से कंजंक्शंस हैं और उनमें कौन कौन से कंजंक्शंस आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 भागों में उसे बांटा है, यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 8 प्रकार के होते हैं। फिर तो पहला होता है उसमें टाइम, जो टाइम शो करेगा। दूसरा रीजन, तीसरा रिजल्ट, चौथा पर्पज, पांचवा कंडीशन, छठा कॉन्ट्रास्ट, सातवां मैनर, और जो आठवां है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची थी तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है कंपैरिजन। अब कौन कौन से कंजंक्शंस किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बार बार वीडियो को पॉज ना करना पड़े। तो पहले हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम देखते हैं। तो उसमें आएंगे बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सून एज, व्हाइल, व्हेन, सो लॉन्ग, एज और व्हेन एवर। रीजन में देखिए बिकॉज, सिंस और एज, यहाँ पे 3 आएंगे। रिजल्ट में दैट। पर्पस, पर्पस में आएंगे दैट, सो दैट, लिस्ट, इन ऑर्डर दैट। आगे देखें कंडीशन में आएंगे इफ, एज इफ और अनलेस। कॉन्ट्रास्ट में आएंगे ऑल्दो, दो, हाउएवर। मैनर में आएंगे एज, अकॉर्डिंग, एज, एज और अकॉर्डिंग एज। और जो लास्ट वाला है वो है कंपैरिजन, तो वो आएगा एज और देन। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे कंजंक्शंस आप यहाँ देख रहे होंगे, खासकर जैसे एज हो गया, एज टाइम को भी शो करता है, एज रीजन को भी शो करता है, एज मैनर को भी शो करता है और एज कंपैरिजन को भी शो करता है। तो ये चारों में आता है, लेकिन इसका अलग अलग प्रयोग देखने को, अलग अलग अर्थ इसका उन क्लॉजेस और उन सेंटेंसेस को जब ये जोड़ रहा होगा तो इसका अलग अलग अर्थ उन सेंटेंसेस में निकल रहा होगा। इसी तरह से दैट है, यहाँ देखिएगा पहला है दैट, यहाँ भी दैट है, रिजल्ट में भी दैट और पर्पस में भी दैट आया हुआ है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने सब काइंड दिखाए थे आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। अभी हम एक एक करके उनका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कौन सा सब काइंड है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो पहला जो सेंटेंस है, शी हैड डाइड बिफोर शी रीच्ड 20। शी हैड डाइड, वह मर चुकी थी, बिफोर शी रीच्ड 20, वह 20 वर्ष की होती उससे पहले वह मर चुकी थी। तो यहाँ पे जो ये है ना बिफोर, ये इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है और ये टाइम भी शो कर रहा है। तो ये पहला काइंड इसका कहलाएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ टाइम कहलाएगा। दूसरा है हरीश डिड नॉट कम हियर बिकॉज ही वॉज इल। हरीश यहां नहीं आया क्योंकि ही वॉज इल, वह बीमार था। अब यहां देखिए ये ही वॉज इल जो है ये एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और इसको जोड़ने का काम कर रहा है बिकॉज। तो ये कहलाएगा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑफ रीजन। ये क्या कर रहा है, रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं हम, ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही गॉट 90% मार्क्स। वह इतना बुद्धिमान है कि उसने 90% अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे जो दैट है ये इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है और ये रिजल्ट भी शो कर रहा है। चौथा देखते हैं हम, वी ईट दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। तो ये जो दैट है ये क्या कर रहा है, इन दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है और ये पर्पस को शो कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ पर्पस। ये ऊपर वाला रिजल्ट, ये रीजन और ये वाला टाइम।
5वें सेंटेंस को देखते हैं हम। इफ सरला कम्स हियर, यदि सरला यहाँ आएगी, मधु विल गिव हर अ पेन, मधु उसे एक पेन देगी। तो यहाँ देखिए इफ के बाद सरला कम्स हियर है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और मधु विल गिव हर अ पेन ये है प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसको जोड़ने का काम इफ कर रहा है, तो इफ क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, कंडीशन को शो कर रहा है। यदि सरला यहां आएगी तो मधु उसको क्या करेगी, एक पेन देगी। स्टूडेंट्स, अब हम छठे एग्जाम्पल को देखते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज पुअर, वह एक ईमानदार व्यक्ति है हालांकि वह गरीब है। तो ये जो ऑल्दो है, ये ही इज पुअर को ही इज एन ऑनेस्ट मैन से जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कंजंक्शन तो होगा, लेकिन कौन सा कंजंक्शन होगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। 7वें को देखते हैं हम। ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई, यहाँ पे तुलना की जा रही है और तुलना के लिए आया है शब्द एज। तो एज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एज है ये क्या हो जाएगा, कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन हो रही है, तो ये हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन। और लास्ट वाला देखते हैं हम। ही चोज द प्लेयर्स अकॉर्डिंग एज दे वर फिट, उसने खिलाड़ियों को चुना अकॉर्डिंग एज के अनुसार, दे वर फिट, जो उनमें फिटनेस थी उसके हिसाब से या उसके अनुसार उसने खिलाड़ियों का चयन किया। तो अकॉर्डिंग एज जो है ना, वो मैनर का बोध करा रहा है, मैनर को शो करने का काम कर रहा है। तो ये वाला जो कंजंक्शन है वो कहलाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑफ मैनर। तो हमने 8 प्रकार के कंजंक्शंस देख लिए हैं। पहले सेंटेंस में हमने टाइम देखा, दूसरे में हमने रीजन देखा, तीसरे में हमने रिजल्ट देखा, चौथे में हमने पर्पस देखा, 5वें में हमने कंडीशन देखा, 6ठे में हमने कॉन्ट्रास्ट देखा, 7वें में हमने देखा कंपैरिजन, 8वें में और लास्ट जो इसका सब काइंड है वो है मैनर, और अंतिम में हमने मैनर देखा। इस तरह से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के भी 8 सब काइंड्स होते हैं। आज हमने कंजंक्शंस पूरी तरह से पढ़ लिया है। इसके बाद हम इंटरजेक्शन पे बात करेंगे।